मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के डिपार्टमेंटल प्रश्न में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, विद्युतीकृत खंड में ट्रॉली पर कितने ट्रॉलीमैन आवश्यक है? तो ट्रॉली पर अधिकतम 5 व्यक्ति हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीओएच की अवधि कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है? तो इसको 6 महीना तक बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, अवरोधित ब्लॉक क्षेत्र में सहायता इंजन भेजने के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी करते हैं? तो इसके लिए TA 602 दिया जाता है सहायता इंजन को भेजने के लिए। अगला प्रश्न है, GI पंजीकरण कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो GI पंजीकरण 10 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिग्नल साइटिंग कमेटी अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट कौन से फार्म पर देती है? तो सिग्नल साइटिंग कमेटी जो होता है T102 पर ज्वाइंट रिपोर्ट को जारी करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्धिकरण पत्र संख्या जारी करने की आवश्यकता होने पर स्टेशन संचालन नियम को संशोधित करके पुनः जारी किया जाता है? तो 5 शुद्धिकरण तक SWR को पुनः बदला नहीं जाता है और जब छठा शुद्धिकरण करना होता है तो उसे पुनः संशोधित करके जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वचल ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में सहायता इंजन या गाड़ी के प्रवेश के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो स्वचल ब्लॉक क्षेत्र में TC 912 को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कोच में फ्लैट टायर अनुमत सीमा से अधिक होने पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी? तो फ्लैट टायर यदि अनुमत सीमा से अधिक है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। अगला प्रश्न है, स्टेशन का संचालन नियम किस साधारण नियम के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो स्टेशन का संचालन नियम GR 4 का 06 के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी परीक्षण सूचना या रिपोर्ट कौन सा नंबर पर दिया जाता है? यानी इसके लिए कौन सा प्रतिकार पत्र पर दिया जाता है? तो इसको T431 पर रिपोर्ट सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है, कुहासियों की जानकारी SWR के किस भाग में है? तो कुहासियों की जानकारी SWR के भाग 12 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना राहत चिकित्सा यान का निरीक्षण कितने महीना में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए? तो इसका निरीक्षण 3 महीने में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, नैरो गेज में पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाएगा? तो नैरो गेज में पहला पटाखा जो होता है अवरोध से 400 मीटर के अंतर पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, छोटी दूरी के लिए सवारी गाड़ी में SLR के पीछे अधिकतम कितने कोच लगाए जा सकते हैं? तो SLR के पीछे अधिकतम 3 कोच को लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल नियंत्रण संगठन का इंचार्ज कौन होता है? तो मंडल नियंत्रण संगठन का इंचार्ज मुख्य नियंत्रक होता है। अगला प्रश्न है, यार्ड में हम्प के बाद पड़ने वाला पहला कांटे को क्या कहा जाता है? तो पहले कांटे को किंग पॉइंट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत स्वचल सिग्नलों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो 2 क्रमागत स्वचल सिग्नलों के बीच के भाग को सिग्नलिंग क्षेत्र बोला जाता है। अगला प्रश्न है, TB 912 अधिकार पत्र मिलने पर धुंध और कोहरे के मौसम में दूसरी गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? तो धुंध और कोहरे के मौसम में TB 912 मिलने पर अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से होगी। अगला प्रश्न है, रेलवे की आर्थिक स्थिति जानने की सांख्यिकी इकाई क्या है? तो सांख्यिकी इकाई जो होता है रेलवे की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए वो ऑपरेटिंग रेशियो को निकालकर बताया जाता है कि रेलवे की आर्थिक स्थिति क्या है। अगला प्रश्न है, बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में संकेत देता है? तो बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कोई संकेत नहीं देता है और ऑफ स्थिति में एक छोटी पीली रोशनी देता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक ओवरलैप टॉक में कितना होता है? तो ब्लॉक ओवरलैप टॉक व्यवस्था में 400 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है, मिली जुली गाड़ी में माल डिब्बा कहाँ लगाया जाता है? तो माल डब्बा जो होता है इंजन के तुरंत बाद लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है कितने कर्मचारी से अधिक होने पर कैंटीन की आवश्यकता होगी। तो 250 कर्मचारी से अधिक होने पर कैंटीन की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है चेतावनी सिग्नल नहीं होता है। तो चेतावनी सिग्नल एक क्लास स्टेशन पर नहीं लगा होता है। अगला प्रश्न है शंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो शंटिंग 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है यात्री गाड़ी को मिश्रित गाड़ी किसके अनुमति द्वारा बनाया जाएगा। तो यात्री गाड़ी को मिश्रित गाड़ी पीसीओएम की अनुमति से बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हवा का वेग कितना से अधिक रहने पर ट्रेन सेवा बंद रहेगी। तो हवा का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर ट्रेन की सेवा को बंद कर दी जाती है। अगला प्रश्न है बाहरी सिग्नल होम सिग्नल से इकहरी लाइन में कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो 580 मीटर की दूरी पर इसे लगाया जाता है। अगला प्रश्न है डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी कितनी होती है। तो डिस्टेंस सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी 400 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में कौन सा संकेत देता है। तो ऑफ स्थिति में छोटी पीला रोशनी को देता है। अगला प्रश्न है HRMS की शुरुआत कब हुई थी। तो HRMS की शुरुआत 26 नवंबर 2020 को की गई थी। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के बाद सामग्री गाड़ी चलाने के लिए प्राधिकार क्या है। तो सूर्यास्त के बाद सामग्री गाड़ी को चलाना हो तो उसे DRM की अनुमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है कॉलिंग ऑन सिग्नल खराब होने पर कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाएगा। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल यदि खराब हो गया है तो उसे मेमो दिया जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेशनों पर सतर्कता आदेश प्रत्येक किस दिन अग्रेसित किया जाता है। तो सतर्कता आदेश जो होता है सोमवार को 9 बजे अग्रेसित किया जाता है। अगला प्रश्न है बिना गार्ड की गाड़ी संचालित की जाती है। तो बिना गार्ड की गाड़ी को मालगाड़ी भी संचालित की जाती है और खाली कोचिंग गाड़ी को और विभागीय गाड़ी को भी संचालित की जाती है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अभी हाल ही में चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटरीकृत आरक्षण सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो कंप्यूटरीकृत आरक्षण सेवा की शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है ACF के दौरान सभी गाड़ियों कितने मिनट के अंतराल में चलाया जाएगा। तो ACF के दौरान सभी गाड़ियों को 30 मिनट के अंतराल पर चलाया जाता है। अगला प्रश्न है मॉक ड्रिल कितने महीने पर होता है। तो मॉक ड्रिल 3 महीने पर किया जाता है। अगला प्रश्न है रिपीटिंग सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सा संकेत देता है। तो रिपीटिंग सिग्नल ऑन स्थिति में एक पीला रोशनी को देता है। अगला प्रश्न है आउटर सिग्नल क्या लगा होता है। तो आउटर सिग्नल B क्लास स्टेशन पर लगा होता है।